नमस्कार, मैं महेश वर्मा, आप सभी का इस्तकबाल डेमोक्रेटिक भारत यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल इस समय है हम अलवर के कंपनी गार्डन में और दिन के तकरीबन 12 बज चुके हैं और आप जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं जो जन आवाम अलवर के आसपास के तमाम जो युवा आए हैं और आज राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ज्ञापन किस मुद्दे पर है। लगातार जो SC/ST समुदाय पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उनको लेकर सम्यक समाज संघ और तमाम जो दलित संगठन हैं वो भी निकलकर बाहर आए हैं। तो 2 अप्रैल का राष्ट्रीय आंदोलन आपने देखा, अलवर उसकी बहुत बड़ी बानगी थी। तो अगर भारतवर्ष में अगर आप देखें तो अलवर ने वो दिखाया कि जो यहाँ का दलित समुदाय है, बहुजन समुदाय है, माइनॉरिटी है, पिछड़ा है, तमाम वो लोग सड़कों पर आए और उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए सरकार को बैकफुट पर कर दिया और जिसकी बनिस्बत सरकार ने अध्यादेश लाकर SC/ST जो एक्ट है उसे पुनः उसी स्थिति में लेकर आई जो 1989 में राजीव गांधी की सरकार के तहत लागू किया गया था। तो आज जिस तरह से अलवर के और पूरे राजस्थान की बात करें तो लगातार दलित समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। उन्हें शादी ब्याह अगर दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें प्रताड़ना मिल रही है, धमकियां मिल रही हैं। पिछले कुछ दिन पहले जहां लक्ष्मणगढ़ का टोड़ा गांव के अंदर राजपूत समुदाय की तरफ से दलित समुदाय पर हमला किया गया बारात पर। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सम्यक समाज संघ वो इन मुद्दों पर लेकर सड़कों पर आता है और लगातार सरकार को सचेत करने के लिए वो ज्ञापन भी देता रहे, लेकिन सरकार है वो मानती नहीं है। पहले भाजपा की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है। सरकार कोई भी हो लेकिन दलित समुदाय हमेशा निशाने पर रहता है। इन्हीं निशानों पर हम बात करेंगे तमाम उन लोगों से जो अपने अंदर दलित समुदाय को आगे उठाने के लिए, उन्हें वजूद बचाने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं कि आप सम्यक समाज संघ S3 के तत्वाधान में SC/ST पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन है। तो मैं तमाम लोगों से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जय भीम का नारा उद्घोष करें, जिससे कि सरकार भी SC/ST एक्ट पर और जो लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सरकार भी एक बार पुनः अपनी स्थिति को मजबूत करें। तो आप देखें कि सभाएं हो रही हैं, मेरे साथ कई लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन पहले आप इस जन आवाम को देखें जो गांव से, जिले से, तहसील से, खेड़े से बाहर निकल कर आए हैं और सब आज जो बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पुरुषों के साथ हो रहा है, उनको रोजगार के जब वो रोजगार अपने प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में जो वो नौकरी करते हैं तो उन्हें इस तरह से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, उन्हें जाति सूचक शब्दों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये ऐसे कई ऐसे दंश है दलित समुदाय पर। आजादी के 70 साल बाद अगर दलित समुदाय निशाने पर है तो मुझे लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा। और अब जो सरकार बनी है 3 राज्यों के अंदर, जहां कांग्रेस की सरकार बनी है, वो भी सोच ले कि सरकार बनाने का सबसे बड़ा वजूद SC/ST एक्ट, जो SC/ST एक्ट के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके बाद जो समाज खड़ा हुआ उसी ने वोट डाला है। तो सरकार को इस बार सोचना पड़ेगा। तो मेरे साथ कई लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार वो खड़े हो जाएं और आज का जो कार्यक्रम है रामजीवन जी से मैं पूछूंगा कि आज का जो उद्घोष है और जो सरकार को आप ज्ञापन देने जा रहे हैं उसका क्या है, किन किन मुद्दों पर आप सरकार को सचेत करना चाहते हैं। चलिए पहले मैं रामजीवन जी से पूछता हूं, क्योंकि सम्यक समाज संघ जो अलवर में जो लगातार काम कर रहा है, रामजीवन इसके एक बहुत बड़े पुरोधा है, मैं उनसे जानता हूं। रामजीवन जी, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और उसी के मुद्दे पर लेकर आपने लगातार आवाज भी बुलंद की है। आज किन किन मुद्दों को लेकर आप कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को जय भीम बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग युवाओं को जो हुजूम देख रहे हैं, ये जागा हुआ युवा है, सोया हुआ युवा नहीं है। जो एक जो युवा है लगभग 100 लोगों के बराबर यहाँ पे अपनी ताकत रखता है। ये वो ताकत का एहसास कराना चाहते हैं उन अत्याचारियों को। जिस तरह से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज, जो अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो एट्रोसिटीज जो होती हैं, जो अत्याचार जो होते हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार रही हो, कभी भी कम नहीं हुए हैं। क्योंकि सरकारों का ये संबंध नहीं है इससे, सरकार तो सिर्फ सजा दिलाती है। सरकारों ने उस तरफ पहल नहीं की कि आजादी के इतने साल बाद भी इस जो अत्याचारी जो कौम है, इन अत्याचारियों को, इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को समझाने का आज तक इन्होंने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया जिससे कि हमारे ऊपर अत्याचार कम हो।
और अगर इन्होंने, जैसे कि हम लोग SC/ST एक्ट की बात करें, तो SC/ST एक्ट में इन्होंने बहुत ज्यादा कमजोर किया है, जो सिर्फ आम आदमी को दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग जानते हैं उसको, क्योंकि एज ए वकील मैं जानता हूँ उस चीज को, क्योंकि SC/ST एक्ट में जब पहले गिरफ्तारी होती थी तो लोअर कोर्ट में पेश होता था, और जब मुलजिम लोअर कोर्ट में पेश होता है तो उसको वहां पे राइट नहीं था मजिस्ट्रेट को बेल लेने का, फिर वो अपर कोर्ट में बेल लगाता था, जमानत लगाता था, उसके बाद उसकी बेल होती थी। लेकिन आज जब स्पेशल जो कोर्ट बनाए हैं उसमें डायरेक्ट पेश होते हैं तो हाथों हाथ बेल मिल जाती है, तुरंत बेल मिल जाती है। और तुरंत बेल मिलने के बाद में उस जो अत्याचारी है उसका जो मनोबल और बढ़ जाता है, और मनोबल बढ़ने के बाद में एक घटना नहीं हजारों घटनाएं करता है। ऐसे में अलवर में देख रहा हूँ, पूरे देश में देख रहे हैं। आज जो हमारा जो उद्देश्य है, ये पूरे देश में जिस तरह से जो अत्याचार जो हो रहा है अनुसूचित जाति पे, उन अत्याचारों को लेकर सरकार को और उन अत्याचारियों को आगाह करने का हमारा प्लान है कि आप लोग आने वाले समय में हमारे समाज के ऊपर इस तरह का अत्याचार ना करें, वरना हम भी जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं आपका जवाब आपसे देंगे। क्योंकि आज ये जो युवा देख रहे हैं ये सब लोग जागे हुए हैं, कोई मरने से नहीं डरता यहाँ पे। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे रामजीवन जी कह रहे हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सरकार उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। सरकार की अगर मैं कह रहा हूं अगर बुलंदी होती तो ये मामले नहीं आते और गांव के अंदर एक समन्वय बनता। जी, ये बिल्कुल जायज़ बोल रहे हैं हमारे वकील साहब। मैं भी एक एडवोकेट हूँ और मैंने भी पढ़ा है भारत के संविधान को, जो बाबा साहब ने लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ बट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द सोशल मोरल कॉन्शियस। अधिकारों की रक्षा कभी कानून से नहीं होती, उसके जो समाज में जो आपके जो विचारधाराएं जो चल रही हैं, जो मानसिकता चल रही है, उसके आधार पर रक्षा होती है। तो उस मानसिकता को चेंज करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार अपने देश में ऐसे विचार तैयार करे जिसमें भाईचारा पैदा हो। इसीलिए भारत के संविधान में इक्विटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस जो वगैरह जो लिखे हैं, फ्रीडम वगैरह, वो इसीलिए लिखे हैं जिससे कि मानसिकता बदली जा सके लोगों की। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने ये मानसिकता को बदलने का काम नहीं किया, बल्कि ये मानसिकता को एज इट इज बनाए रखना चाहते हैं। और इस देश में SC, ST, OBC समाज को डर दिखाते हैं एक दूसरे को कि भैया कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी को वोट दे दो, और बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दे दो। इसलिए ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो सम्मान हमको यहाँ मिल पाए। तो लेकिन फिर भी एक प्रयास है हम सब साथियों का, जैसे हमने एक बार प्रूफ भी किया था 2 अप्रैल के भारत बंद के आंदोलन में, कि हम लोग अवेयर हैं, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा अधिकार होता है किसी भी नागरिक का। अगर जो कौम अपने आप को, जो समाज, जो वर्ग अपने आप को अवेयर प्रूफ करती है, उसी के अधिकारों के बारे में कुछ सुनवाई होती है सरकार के द्वारा। तो ये हम लोग अवेयर अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि अभी जैसे अभी हमारे यहाँ गांव में एक हमारे भाई को घोड़ी पे घोड़चढ़ी नहीं करने दी, टोड़ा गांव में। और अभी पीछे अभी आपने देखा होगा आगरा में हमारी 10वीं क्लास की छात्रा के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया। तो इस प्रकार के जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उसमें हम लोग DM साहब के माध्यम से, अलवर DM साहब के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को आदि सभी जो ऑथेंटिक जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे जो पद पे बैठे हुए हैं संवैधानिक पद पे, हम उनको अपना ज्ञापन दे करके शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे और अपने आप को जागरूक प्रूफ करेंगे, उनको बताएंगे कि आप हमारे बारे में भी कुछ सोचें। बिल्कुल, मेरे साथ हरदयाल जी जुड़ गए। हरदयाल जी, आप इधर आ जाइए। आप हरदयाल जी के बारे में जानते होंगे अगर आप लगातार YouTube पर देख रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हरदयाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने राजपूतों का सामना किया। अभी 13 दिसंबर को इनकी बेटी की शादी थी। राजपूत समाज ने जब घोड़ी जब बारात चढ़ रही थी गांव में तो हमला कर दिया, लेकिन हरदयाल जी ने सामना किया और सामना के तहत वो डटकर खड़े रहे। आज भी वो गांव में अंदर डटे हुए हैं। पूरे मामले के बारे में आप YouTube के माध्यम से बताइए कि क्या मामला था और आपके जो गांव के अंदर जो शक्ति दिखी है वो क्या है। सर जी, हमारी जो बारात आम रास्ते से जा रही थी, सरपंच साहब मौजूद थे और रास्ते में जैसे ही राजपूत लोग, समाज के लोगों की रास्ते से गुजर रही थे, लाठी फरसी बंदूकें लेकर तैनात हो गए और हमारे कई आदमियों ने विनम्र निवेदन करने पर भी उन्होंने लाठी देना शुरू कर दिया, फरसियों से वार किया। इस प्रकार की अशांति से हमारे आदमियों को मारा, हमको जलील किया। इन लोगों को संवैधानिक तौर पर इनको न्याय मिलना चाहिए हमें। इस प्रकार से हमारी जाति को अब तक ये लोग पशु प्रवृत्ति की तरह समझते हैं, जबकि
तक कोई धमकी मिल रही है गांव में? धमकी ये लोग अभी तक क्या नाम से खूंखार तरीके से बोलते हैं। जिस दिन हमारे डेमोक्रेटिक के यहाँ के भाई साहब पहुंचे थे उस दिन भी औरतें क्या नाम से उसके बाद में उन्होंने जोरदारी की थी। इस प्रकार से इनका पूरा संवैधानिक तरीके से इनको हमें न्याय मिलना चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे अब ये बताइए कि जब हम पहुंचे उसके बाद रिपोर्ट करी, वो खबर भी आ गई, क्या उसके बाद भी क्या आपको पुलिस वहां पहुंची या कोई ऐसा पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिली है या पुलिस सर जी उसके बाद में पुलिस प्रशासन अभी तक हमारे केसों की ने तो कोई क्या नाम से जांच की है, जबकि हम वहां पर राजगढ़ डीएसपी साहब के वहां पहुंचे हैं। उसके बाद में अभी तक हमारी पुलिस ने तफ्तीश भी नहीं की है, जबकि हमारा मध्यम वर्ग होते हुए हर लोग काम पर जा रहे हैं, परेशानी आ रही है और दिक्कतें मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, जबकि उनको अब पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल रहा है अभी तक। देखिए, मैं जयप्रकाश जी आपके सामने खुद ये पीड़ित शख्स हैं। इनकी बेटी की शादी थी, राजपूत समाज ने इनके जो बारात आ रही थी उस पर हमला कर दिया, लेकिन अभी तक भी जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई न्याय नहीं मिला, लगातार धमकी मिल रही है। मैं वही यूपी की तर्ज पर चाहता हूं कि क्या राजस्थान के अंदर वो शक्ति आएगी, जैसा कि मुझे युवा दिख रहे हैं 2 अप्रैल के बाद में जो अलवर इतना बड़ा एक केंद्र बन गया था, इतना बड़ा आंदोलन अलवर ने खड़ा किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एकजुटता दिखेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक कदम से शुरुआत होती है, तो ये एक कदम है हमारा। जैसे 2 अप्रैल का एक कदम था, अभी ये इस प्रकार से आपने देखा होगा पूरे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, अभी जैसे ही आप लोग इसको वायरल करेंगे तो पूरे देश में ज्ञापन दिए जाएंगे इन सभी एट्रोसिटीज को लेकर के। तो ऐसे प्रत्येक जिले में ये जाएगा और उसके बाद में हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश के लोग अपने राइट टू वोट को लेकर के अवेयर हुए थे, तो मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के लोग भी, जैसे मुझे जानकारी मिली है उसके बदले में यहाँ पर अलवर में 2 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली है, 2 भरतपुर से मिली है, इस प्रकार से 6 सीटें राजस्थान को मिली हैं। तो इसी प्रकार से हमको लगता है कि धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में सब समाज के लोग तैयार होंगे, बहुजन समाज के लोग तैयार होंगे और अपनी ताकत तैयार करेंगे और इन कांग्रेस बीजेपी पार्टी को दोनों को उखाड़ करके बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। तो उम्मीद है कि ताकत बनेगी। जी जयप्रकाश जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप आइए। क्या नाम है साहब आपका? रमेश जी, देखिए हमारे साथ कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो लगातार जाति दंश झेल रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। दलित समुदाय अगर इस तरह की जो उत्पीड़न झेलता रहेगा तो मुझे लगता है कि संविधान जो सम्मत सरकार है उस पर भी हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। मेरे साथ क्या नाम है आपका? रमेश जी, आप अपनी पीड़ा बताएं मीडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं आप? जी ये है कि थोड़ा तेज बोले। क्या हुआ था आपके? हमारी बच्ची के साथ ऐसा जबरदस्ती हुआ था। मैं पानी मोड़ रहा था। अच्छा। सुबह 9 तारीख को तो मैं घर पे चला गया पानी चाय पीने के लिए, बच्ची को मैं वहीं छोड़ गया। वो बच्ची ने क्या करा, वो बच्ची सोच के लिए वो सिरसों के खेत था वहीं उस पे लेटरिन करने के लिए चली गई, तो वहां से एक लड़का आया पीछे से मेवों का, उसने उसको आकर नुकली दबोच लिया। तो बच्ची चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई और करीब वहाँ कोई 100 आदमी इकट्ठे हो गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद में वो लड़का, हमने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट कराने की वजह से हम गए तो वहाँ सरपंच और एक गांव का एक और था, मतलब वो पहुंचे और हमसे बोला कि रिपोर्ट मत करो, वापस चलो। हमने साहब जबरदस्ती करके रिपोर्ट कर दी। तो लड़का तो मतलब गिरफ्तार हो गया, लेकिन उनके परिवार वालों से हम पे कुछ अभी दबाव चल रहा है। कौन से गांव के हैं आप? नगला मंजीर का। नगला मंजीर। हाँ। तो देखिए कि लड़का गिरफ्तार हो गया, लेकिन उस परिवार की तरफ से जो उत्पीड़न कर रहा है, जो पीड़ा कर रहा है, उसकी तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है। क्या अभी भी धमकियां मिल रही हैं? ये बोलते हैं कई बात है, या तो राजीनामा कर ले, नहीं तो तू चल कहाँ तक चलेगा, हम कुछ और सोचेंगे। ये है, ये कहते। तो इसमें फिर पुलिस है, थानेदार है, दरोगा है, डीएसपी, एसपी, ये क्या बोल रहे हैं? आप वहां तक पहुंचे? वो तो ये कहते हैं गिरफ्तार हो गया, उसके बाद भी तो आपने कहा कि भाई धमकी मिल रही है मुझे। सब ये तो मैंने कहा तो था, लेकिन मुझे ये तो ऐसे कहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको हम आप संभाल लेंगे, ये बोला था उनने। चलिए कोई बात नहीं, जिस जगह आप आए हैं और जिस संगठन के बाद सामने आए हैं आप साथ, वो आवाज उठाएंगे। तो मैं ऐसे कई मामले हैं, मुझे लगता है कि अगर इस तरह के मुद्दे अगर आप के सामने जहन में है कोई ऐसा उदाहरण या ऐसे कोई सवाल जो आप कहना चाहते हैं यूट्यूब डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से, तो देखिए मेरे सामने ये लिखा, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो हैवानों से। तो ये जस्टिस फॉर
संजाली। हाँ, चलिए आप आइए, हमारे साथ कई महिलाएं हैं। आप किस गांव से हैं साहब? कैमाड़ा से हैं सर। कैमाड़ा से। क्या है, क्या समस्या है आपके सामने? समस्या और जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार जो हो रहे हैं गांव में भी हो रहा, खूब हो रहा साहब। अच्छा। हाँ, छारी निकल रहे, बारात नहीं निकलने दी। हाँ, बारात नहीं निकलन दे के, बारात का नहीं निकलन दे, चढ़ाई नहीं होने देता है। अच्छा, कौन से गांव से हो आप? हम कैमाड़ा से ही हैं। कैमाड़ा से ही हो? हाँ जी। अच्छा। और शादी कर देते हैं तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस, हाँ, पुलिस कुछ कहते हो आप? उनको रिपोर्ट लिखवाते हो? कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं आप लोग अपने समाज पर, बच्चों को छेड़ते हैं? ये पुलिस कोई कुछ नहीं कहती। क्या कहें, पुलिस नहीं करती? पुलिस करती है ऐसे कहते हैं। नेता नगाड़े गाँव में पहुँचता है, सरपंच, प्रधान, सचिव कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करते। तो देखिए, ये हमारे गांव की स्थिति है। शहर में रहकर कोट पट पहनकर और मेरे जैसे लफाजी कर तो उससे न्याय नहीं मिलता। वास्तु स्थिति गांव में देखनी पड़ेगी। जो तमाम जो औरतें अपनी स्थिति बता रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं जो कह रहे हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो हैवानों से, जस्टिस फॉर संजाली। तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी बहुजनों को मेरा जय भीम, नीरा सलाम। देखिए, देश के लिए मतलब कोई भी ये घटना होती है तो सबके लिए सर्वनाम है। ये जातिवाद तो खैर बाद में, लेकिन वो जो देश की बेटी है उसके साथ ये जो हुआ है, जो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम बता दें कि हम जब तक सहन कर रहे हैं, लिमिट होती है। हम संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। अगर इसके खिलाफ अगर कोई जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। हम सरकार को बता देंगे कि इतिहास में एक और पन्ना जैसे 2 अप्रैल को जोड़ा गया है, इतिहास में एक और पन्ना जोड़ा जाएगा आगे भविष्य में। याद रखना, क्योंकि हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बहन बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव कोई भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी बहन बेटियां सेफ होनी चाहिए बिल्कुल। अगर जैसे इस तरह की घटना घटी है, अगर इसका जल्द से जल्द जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द अगर सजा नहीं दी गई तो फिर इसका अंजाम बहुत प्रशासन को झेलना पड़ेगा। इसका अंजाम हम बता देंगे कि 2 अप्रैल को जो तो हुआ वो तो कम था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो एक ट्रेलर था। वो सम्मान के चलिए कि एक ट्रेलर था। हम एक फिल्म बना देंगे, हम इतिहास में पन्ना जड़ देंगे। नाम है आपका? जो मेरा नाम तोताराम है, मैं डीग तहसील भरतपुर जिले से हूँ। देखिए, तोताराम ने बिल्कुल सही कहा है कि ये 2 अप्रैल हमारा एक ट्रेलर था और फिल्म अभी बाकी है। ये जब आप मुद्दे देख रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकलकर महिलाएं जब आती हैं और वो जब अपने गांव की, अपनी बेटियों की, अपने भाइयों की जो व्यथा बता रही हैं, तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर बहुत बेहतर नहीं चल रहा। हम एक बदलते भारत की तस्वीर को बयां करते हैं टीवी पर, लेकिन मुझे लगता है कि जो तस्वीर है भारत की बहुत कुछ अलग है। क्या आप बताइए? इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित रहे, एक दिन काम करेगी। मेरे साथ लक्ष्मण सिंह है जो लगातार इस मुद्दों पर सड़कों पर आते रहे हैं और मैं कई बार इनकी इनफील्ड भी देखता हूं जिसमें जय भीम लिखा हुआ है। जय भीम इस देश की बुलंदी का और आपके गौरव का प्रतीक है। लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये काम जो लगातार गांव में हमले हो रहे हैं, तहसीलों में हमले हो रहे हैं, इवन शहरों में भी हो रहे हैं, क्या ये सब सरकार का ही काम है या सामाजिक जो भाईचारे से हम एकजुटता दिखाएं, या कहीं ना कहीं हमें शक्ति भी दिखानी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है, ये जो मनोवादी जो लोग हैं, इनकी जो मानसिकता, ये लोग नहीं चाहते कि हमारे जो लोग हैं और हमारा समाज है जो पनपे, और सीधी राजनीति होती है वोट की राजनीति। जी जी। ये लोग हमको कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं और हमारे लोगों पर आए दिन शोषण करते हैं ये। और इनका जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों को अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब हम बैठने वाले नहीं है और इनका मैं पूर्व जोर विरोध करता हूँ, ऐसे हैवानों का, ऐसे असामाजिक लोगों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। लक्ष्मण जी, मेरे साथ महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से बात करूंगा। आप इधर आइए। आप युवा हैं, जैसे कि आपकी जो माँ है, सास है, जो भी बोल रही हैं कि गांव के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं, आपकी बहन बेटियां जो हैं उनको जो भी लोग हैं जो हमला कर रहे हैं उनको छेड़ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तो उन्हें शांत से करो, नहीं फिर हम कूटा पीटी करेंगे, अपने हाथ में लठ लेंगे। हाँ, अच्छा, और क्या था ना, फिर सरकार भी भागेगी, फिर सरकार रिपोर्ट सपोर्ट कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर महिलाओं ने अपने हाथ में सत्ता ले ली तो मुझे लगता है कि ये देश सुधर जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि जो लड़की है वो एक परिवार नहीं 2 परिवारों को बदलती है। सभी को, युवा साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।
हम आए दिन जो भी घटना देखते हैं एक हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस होती है और हमारे साथ साथ उस सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है तो सरकार को है, जिसके जो कि मानवता के मुद्दों को ध्यान में नहीं रखते हुए, एक मानवता को ध्यान में नहीं रखते हुए जातिवाद, जो पता नहीं कौन सी विडंबना उनके दिमाग में, कौन सी भाषा उनके दिमाग में पनपी हुई है, कौन से विचार पनपे हुए हैं, जो कि भारत देश विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता था, आज उसमें इस तरह की क्षीणता बनी हुई है कि मानव को मानव नहीं समझा जाता, इंसान को एक जाति के आधार पर शोषण किया जाता है। हम क्या करें? हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए जो दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग हैं उनको न्याय, समानता का अधिकार जो दिया हुआ है वो हमेशा बना रहे, वरना वो दिन दूर नहीं होगा भविष्य में जो कि हर आम आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर होगा, तैयार होगा। चलिए, हमारे साथ एक युवा और है, कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि जो इस समाज से है, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी समाज से, बहुजन समाज के युवा सड़कों से बाहर, घरों से बाहर निकले और अपने जज्बात को कैमरे की जुबानी बताएं। सभी साथियों को जय भीम। सबसे पहले मैं मोदी सरकार को इस बात का इत्तला करना चाहूंगा कि मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वास्तव में उस नारे को सिर्फ सुर्खियों में ही रहने दिया मोदी सरकार ने, कभी भी उस नारे को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई भाजपा सरकार। उसके बाद युवा होने के नाते कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी शिक्षण संस्थानों के अंदर जो युवा है, जो बहुजन समाज के हैं, वो एकजुट हो और जो लगातार अत्याचार हो उस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले संवैधानिक तरीके से उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर संविधान के हिसाब से और पुलिस प्रशासन या फिर यहाँ की सरकार उन्हें न्याय नहीं देती है तो फिर हमें बड़े स्तर पर एक आंदोलन करना चाहिए, जिसपे सिर्फ समुदाय की नहीं, हर समाज की बेटी के लिए न्याय मांगना चाहिए, चाहे फिर वो मुस्लिम समाज की, चाहे वो हिंदू की, चाहे वो दलित समाज की हो। बिल्कुल सही बात है कि हमें हर समाज की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। तो आप जो मित्र ने कहा, और हमें अब आंदोलन करना पड़ेगा अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी सही तौर पे नहीं निभाई। अब देखिए कि जब आप एक ज्ञापन देने के लिए लगातार जो जन आवाम सड़कों पर आ गया है, कम्युनिटी गार्डन में आप देख रहे हैं लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं, महिलाओं को ये हुजूम है, और मैं महिलाओं से चाहूंगा कि अपनी तरफ से कुछ बोलें। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर कोई ऐसा मुद्दा जो लेकर जो समुदाय जिसे कहते हैं कि जो अपने आप को दबंग कहते हैं, आपकी बहन बेटियों को पुलिस की तरफ से या जो समाज है जो बड़ा अपने आप को कहता है उनकी तरफ से कोई हमले हो रहे हैं, आपके भाइयों पर, आपके पतियों पर, किसी पर अगर हमला हो रहा है, और उसी के बिहाफ पर तो आज ज्ञापन देने जा रहे हैं सरकार को, कलेक्टर को, कि भैया सचेत हो जाओ, नहीं तो फिर एक आंदोलन होगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारे बहन बेटियों को दबाया जा रहा है और हमारी बारात की चढ़ाई नहीं होने देता, बड़ा आदमी उतार देता है। बड़ा नहीं है वो छोटे आदमी है वो। हाँ, बोलिए। ये बस, और हम बैरबानी इनको दबाया जा रहा है, बोलने नहीं देता, बाहर नहीं निकलने देता है। हाँ। बस आप आयो, आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। एक तो हमारे गाँव में जो कह रहे ये बड़ी समाज के लोग बाग हैं, छुआछूत करते हैं और कह रहे महिलाओं पर जबरदस्ती दबाव, छुआछूत कर रहे हैं अपनी जाति के ऊपर। अच्छा। और हमारी जाति के लोग बाग उन पर काम भी करवाते हैं जबरदस्ती। और सबसे ज्यादा तो हमारे गांव से, आप कैमाला से अब देखिए अलग अलग गांव से लोग आए हैं और छुआछूत कर रहे हैं। उसके अलावा आपके जब अपनी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई छेड़छाड़ या कोई उनको डराया धमकाया भी जाता है? हाँ, हमारे गाँव में जब लड़कियां जाती हैं तो रास्ते में लड़कियों को छेड़ते हैं, पढ़ने को नहीं जाने देते, छेड़छाड़ी करते हैं, छेड़छाड़ी। हाँ, तो जो वहाँ पे जो चौकी है, पुलिस है, प्रधान है, सरपंच है, वो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उनके दबाव के कारण नहीं करते। अब नहीं कर रहे। हाँ, रिपोर्ट भी नहीं लिखते थाना में भी। तो रास्ते में हमारे ट्रैक्टर रोक लिया था, ट्रैक्टर रोक लिया था, तो लेडीज ने एक कर लिया था, जिस मारे वो एक मुसलमान नहीं थी, उसने ट्रैक्टर को रोका था, लड़ाई कर दी। देखिए, जो समाज गाँव के अंदर अत्याचार कर रहा है और उसी अत्याचार के खिलाफ जब अलवर में आज सम्यक समाज संघ की तरफ से आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो जब गाँव से निकले महिलाएं पुरुष निकले तो उनके ट्रैक्टर को रोक दिया गया कि कहीं ना कहीं उनकी जो अत्याचार समाज के सरकार के सामने ना आ जाए। मुझे लगता है कि हम इन अत्याचारों की कहानियां और इनकी जो पीड़ा है आप सभी के सामने हम रख रहे हैं। कोई और है जो अपनी बात को आज यूट्यूब के माध्यम से, डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से कहना चाहेगा? हाँ जी,
माता जी आप आ जाइए, आप बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप, बोलो। ऐसी बात है जी, दिन रात ट्रैक्टर भगता है हमारे सड़क पे। अच्छा। ना कोई बच्चा देखता है, ना कोई बड़ा देखता है। निट निट बच्चा है, खूब कहली हाथ जोड़ जोड़ के देखो हमारा बच्चा खेलता है, इधर को कम कर दो, कम कर दो, कम नहीं कर रहा। सड़क हमारे में खड्डा घेर दिया, बिल्कुल खड्डा घेर दिया। अच्छा। निकलना की दिक्कत ऐसी आ रही है, बच्चा को कहीं ठोकर लग जाता है दांत टूट जाए। किस समाज से है वो लोग? कैमाला गाँव से। कौन है वो जो ऐसा वो करते हैं? वो डटे ही ना हटे। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। चलो हम उन देव समाज के अगर यहाँ कोई प्रतिनिधि है या कोई भी है, हम उनसे कहेंगे कि भाई अब तो आप समझ जाओ, आप आ जाओ प्लीज। क्या नाम है बॉस आपका? सर बरकत अली। बरकत अली, देखिए आपके समाज पर निशाना हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि समाज अब तो भाईचारे पर आए। जिस तरह से लगातार मेव समाज पर भी गोकशी के नाम पर, गो रक्षा के नाम पर, गो हत्या के नाम पर हमले हो रहे हैं, अब वो दलित से समुदाय से भाईचारे की बात कर रहे हैं। अगर मेव समाज ही अगर दलितों पर इस तरह के हमले करेगा तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। आप पढ़े लिखे युवा हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मेवाती संगठन से किशनगढ़ से तहसील से अध्यक्ष हूँ। और सर इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। संविधान के दायरे में रह के सारे काम करने चाहिए। और मैं इस अपने संगठन की तरफ से इस रैली में क्या है कि कैमाला गांव के अंदर इतना अत्याचार होता है। सर पहले पता नहीं था और पहले होता रहता। मैं ऐसा नहीं कहता, सभी प्रकार के लोग हैं, मनुवादी हैं, हर जगह हर समाज के अंदर है। बिल्कुल है। और कारण उसका एक है, प्रशासन में उनकी पावर है, पैसे की वजह से। अच्छा। पावर की वजह से अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मैं हो कोई भी जात का हो। सर मनवादी सोच है उनकी, मैं मनवादी सोच के खिलाफ हूँ सर। ठीक है सर। मैं देखिए मेन कारण उनका ये प्रशासन में उनकी पावर है, पुलिस उठती नहीं है। मेन कारण पुलिस उठती नहीं है, कार्रवाई होती नहीं है। अगर कार्रवाई होती है तो फिर नेताओं से लिंक है। चक्कर ये हमको पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर हमको जात में बांटा, अब हमको वोट के लिए टुकड़ों में बांट रहे हैं। वही हो रहा है हमारे साथ। और हमको बांट के पावर में हो रहे हैं, सत्ता में, लेकिन नुकसान हमको हो रहा है। मैं यही आपसे कह रहा हूं, अगर मेव समाज ही दलितों पर अगर ऐसे अत्याचार करेगा, हमले करेगा, तो कैसे हम समन्वय बनाएंगे? कैसे बहुजन समाज? जी सर, जी सर, उसके लिए समाज के लिए कह रहा हूँ। जी सर, उसके लिए हो रहे हैं। जी सर, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और जहां तक हो सकेगा उसको रोक लगाने में। क्या नाम है आपका? सर बरकत अली। बरकत अली, मैं आपसे सभी के सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बार अपने प्रतिनिधि जो मंडल है वो गांव में जाए और वहां पर वो कैमाला गांव की जो महिला है, आपने सुना, अलग अलग उम्र की है, उनकी पीड़ा आपने सुनी, तो गांव में आप जाएं, अपने जितने युवा है मेव समाज के पढ़े लिखे वो जाएं और कहें कि भैया अगर इस तरह का अत्याचार होगा करेंगे तो ये ठीक नहीं है। जी सर, लेके जाएंगे अपने पूरे संगठन के पूरे बंदों को लेके जाएंगे जी, और उस पर कार्रवाई कराएंगे। अगर एक बार तो उनको वैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे तो कार्रवाई कराएंगे, हम खुद रिपोर्ट दर्ज कराएंगे जी। तो ये बरकत अली अपनी बात कह रहे हैं और मैं बरकत अली के लिए चलिए साधुवाद और ये धन्यवाद कि वो अब अपने समाज को निशाने पर ले रहे हैं। जिस तरह से लगातार मेवात में अगर दलित समाज पर कोई भी समुदाय अगर हमला, समुदाय से किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है मनुवादी सोच से। मनुवादी सोच। मैं किसी जात को, किसी धर्म को उस पर टारगेट पे नहीं ले रहा, मैं उस मनुवादी सोच को ले रहा हूँ। मैं उसी मनुवादी के खिलाफ की तो बात कह रहा हूँ। आप गाँव में जाए और उन लोगों से आग्रह करें या उनको सख्ती से समझाएं कि भैया अब ऐसे नहीं चलेगा। जी सर, है ना जी। जो बरकत अली ने बात सही कही और देखिए अपने समाज को निशाने पे ले रहे हैं। तो ये बातें हमारी कैमाला से गांव से अलग अलग जो उम्र की जो महिलाएं आई है, अब देखिए इनके नाती पोते की उम्र है जो इनके अगर उनके साथ अगर ऐसा। हाँ बोलिए बोलिए। देखो हमारे नाली है उसमें बहुत गंदगी हो रही है ना, तो सड़क पे पानी आता है, या कोई बच्चा रिपट जाता है, या कोई स्कूल में या कोई झाड़ू पोछा वाली नहीं है ना, तो बच्चा ही झाड़ू पोछा लगाता है, बच्चा ही सफाई करता है, तो ये कुछ चाहिए सफाई के लिए, चाहिए नाली के लिए सफाई वाला चाहिए। अच्छा, और या कभी ना सफाई के लिए आप लोग इकट्ठे होते हैं सभी? खुद सफाई करते हो नहीं करते? नहीं, हम तो नहीं करनी चाहिए ना, खुद ये बात नहीं है, पर ये बार करवाया तो हमने पैसा दे के करवाया नहीं, किसी ने कही। जो सफाई कर रहे हैं ना वो भी तो अपने समाज से है। और एक बच्चा दारू पी के उदम करता, उनकी दारू को गेट लगनी चाहिए। हाँ, ये हमारे समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं जिसका लगातार हमें सामना करना पड़ रहा है। दारू है, जुआ है, या हमारा कई ऐसे हैं जिसको लेकर आडंबरवाद है, ब्राह्मणवाद है, हमें उन चीजों में फंसाया जाता है जिससे कि हम आगे ना सोच पाए। तो ये महिलाएं अपनी बात कह रही है और आपको आश्वासन दिया है बरकत अली ने, जो खुद उसी समुदाय से आते हैं जो आपको हमला कर रहा है। तो ये बातें हैं। चलिए कुछ और ये देखिए,
ये झंडा बुलंद कर रहे हैं। सम्यक समाज संघ के तमाम लोग आज कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और अब हमला नहीं सहा जाएगा। भिवाड़ी में मैं खुद गया, वहां रिपोर्टिंग करी, लेकिन उसके बावजूद भी भिवाड़ी से कई ऐसी खबरें आती हैं जो दलित समुदाय पर हमले हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब समाज जागरूक हो गया। मेरे साथ हरीश कुंद्रा भी है। क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, जो अपनी बात बोलना चाहे बुलंदी से बोले, जो ना बोले कोई बात नहीं। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, कलेक्टर को ज्ञापन दें, उन्हें सचेत करें कि अब इस तरह के हमले अगर होते हैं तो एक बार फिर पुनः सरकार आंदोलन करेगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने नहीं, राज्य प्रशासन ने नहीं, केंद्र का प्रशासन उसे मुस्तैद होना पड़ेगा। तो साथियों, फिलहाल इतना ही। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।